हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये मशीन जिसको हम डीएसओ के नाम से जानते हैं। ये जो मशीन होती है, ये कई बार आपने देखा होगा, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करके निकलते हैं तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में डीएसओ हमें ख़रीदना चाहिए, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते समय डीएसओ का कितना इम्पोर्टेंस है। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट डीएसओ खरीद लेते हैं लेकिन उसका यूज़ करना सही तरीके से ना आने के कारण कहीं कूड़े में फेंकी होती है या आपके कहीं दुकान के कोने में रखी होती है। आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि ये जो डीएसओ है इसका मोबाइल फ़ोन में कितना इम्पोर्टेंस है, और मैं आपको इतनी सरल भाषा में डीएसओ को समझाने जा रहा हूँ जैसे कि आप मल्टीमीटर यूज़ करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आप डीएसओ को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस डीएसओ का यूज़ हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कैसे यूज़ करना है और इसका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। इसके बाद आपके पूरे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। जो डीएसओ ये मशीन आप देख रहे हो, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये जो मशीन होती है, मैं साधारण से शब्दों में बताता हूँ क्या काम करती है। अगर टेक्निकल वर्ड में आप सुनोगे तो इसका यूज़ ये होता है कि हमारे फ़ोन में जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करती है, और उन वेव्स को आप एनालाइज करते हो। मतलब ये होता है कि मोबाइल फ़ोन में अगर आपको वोल्टेज चेक करनी हो तो आप मल्टीमीटर का यूज़ करते हो, कंपोनेंट चेक करना हो तो भी मल्टीमीटर का यूज़ करते हो। लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी वेव्स होती है, तरंगे होती है, जैसे स्क्वायर वेव होती है, साइन वेव होती है। इन तरंगों को हम मेज़र करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए जिस मशीन का यूज़ करते हैं, इसी को हम डीएसओ बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो डीएसओ मशीन होती है, हमारे मोबाइल फ़ोन में अगर आप सर्किट को अच्छे से स्टडी करोगे तो बहुत सारी वेव जनरेट होती है। ठीक है। उन वेव्स को मेज़र करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि वो प्रॉपर बन रही है कि नहीं बन रही है, हम डीएसओ का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आज मैं एकदम साधारण भाषा में आपको डीएसओ का यूज़ करना सिखाऊंगा। आप यकीन मानिए, अगर आज नहीं सीखे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल सिंपल में कैसे क्या यूज़ होता है डीएसओ का। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ कि डीएसओ का एक्चुअल यूज़ क्या है, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे पूरा डीएसओ को कैसे सेट करते हैं और इसका कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे सपोज करो आप, हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है, जैसे आपने लाइट सेक्शन पढ़ा होगा, लाइट सेक्शन में एक पीडब्ल्यूएम पल्स बनती है। अब वो पल्स जो होती है वो स्क्वायर वेव में होती है, और जितनी वेव्स होती है वो हर्ट्स में मेज़र करते हैं। अब उस वेव को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर तो यूज़ कर नहीं पाओगे, क्योंकि मल्टीमीटर वोल्टेज बताएगा या डायोड मोड बताएगा, रीडिंग बताएगा। तो उस वेव को चेक करने के लिए हम इस ऑसिलोस्कोप का यूज़ करते हैं। ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। मान लो आप अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे एसपीआई प्रोटोकॉल होता है, एसपीएमआई प्रोटोकॉल होता है, आरएफएफई प्रोटोकॉल होता है, आई2सी प्रोटोकॉल होता है, आई2एस प्रोटोकॉल होता है। ये जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब आईसी टू आईसी कम्युनिकेशन, मतलब सीपीयू इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू पूरी आईसीओ को कंट्रोल करती है। तो इन प्रोटोकॉल्स को भी चेक करने के लिए हम इस डीएसओ का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पूरे मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्विचिंग होती है। आपने सुना होगा स्विचिंग होती है, लाइट आईसी में स्विचिंग होती है, ग्राफिक आईसी में स्विचिंग होती है, कोई भी बक एंड बूस्ट सर्किट में स्विचिंग होती है। तो जब स्विचिंग होती है ना, तो वेव जनरेट होती है, एक हाई फ्रिक्वेंसी बनती है। उन तरंगों को भी चेक करने के लिए इस डीएसओ का यूज़ करते हैं। आप माइक से ऐसे करके बोलते हो तो आपकी आवाज़ मोबाइल फ़ोन के अंदर जाती है। आप उस माइक से बोली गई आवाज़ को भी सेंस करा सकते हो, इससे इससे पता चल जाएगा माइक ख़राब है कि ठीक है। मतलब माइक की जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी है उसको भी आप चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो माइक काम कर रहा है कि नहीं। जो आपके गाने बजते हैं रिंगर में, उसकी जो फ्रिक्वेंसी आती है उसको भी आप इससे डायग्नोसिस कर सकते हो। हमारे मोबाइल फ़ोन को काम करने के लिए क्रिस्टल, आपको आपने सुना होगा, क्रिस्टल होता है अपने मोबाइल फ़ोन में। हमारे फ़ोन में क्रिस्टल होता है, जितने भी डिजिटल सर्किट होते हैं सब में क्रिस्टल होता है। तो वो जो क्रिस्टल होता है एक वेव जनरेट करता है, एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। वो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 26 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, 38.4 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, 76.8 मेगाहर्ट्ज़ की होती है। बी स्लीप क्लॉक 32.76 सेट किलो हर्ट्ज़ की होती है। अगर ये क्लॉक्स ना बने, सीपीयू को ना जाए तो सेट ऑन नहीं होगा। अगर डब्ल्यू को ना जाए तो नेटवर्क नहीं आएंगे।
डब्लू लेन में ना जाए तो वाईफाई काम नहीं करेगा। तो इन फ्रिक्वेंसी को भी इसी से चेक करते हैं। तो मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे कि ये ऑसिलोस्कोप जस्ट लाइक ए मल्टीमीटर है। ये वोल्टेज भी सेंस करता है और जितनी भी वेव्स जनरेट हो रही है, चाहे वो स्क्वायर वेव हो चाहे वो साइन वेव हो, उनको ये डिस्प्ले भी करेगा एनालाइज करके कि उसका शेप कैसे, उसका जो शेप जो बनता है वो कैसे बन रहा है, ठीक है, और वो शेप सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो पैटर्न बनता है उसका वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अगर बन रहा है तो कितने हर्ट्स में बन रहा है, किलो हर्ट्स में बन रहा है, मेगा हर्ट्स में बन रहा है। क्योंकि जितनी भी वेव्स होती है ना, जैसे मान लो दूध को लीटर में नापते हैं, हार्ड चीज़ को किलो में नापते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं, वैसे जितने भी वेव्स बनती है ना, चाहे साइन वेव हो चाहे स्क्वायर वेव हो, उसको हम किस में नापते हैं, हर्ट्स में। तो जितनी भी फ्रिक्वेंसी हम चेक करेंगे वो हर्ट्स में शो करेगा। तो मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे कि इस डीएसओ का यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अपने मोबाइल फ़ोन में सभी टाइप की तरंगों को चेक करने के लिए, आरएफएफई डाटा, आरएफएफई क्लॉक को चेक करने के लिए इस डीएसओ का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले डीएसओ को, अब नया डीएसओ जब मार्केट से खरीद के लाओगे तो कैसे इसको सेट करोगे, एक एक स्टेप बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डीएसओ का पूरा स्टेप बताता हूँ आपको, उसके बाद बताऊंगा डीएसओ को यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, तो ये है अपना डीएसओ मशीन, ठीक है। और सबसे पहले हम एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको बिल्कुल एकदम इजी शब्दों में मैं समझाता हूँ डीएसओ के बारे में। देखिए, जब आप डीएसओ मशीन मार्केट से ख़रीद के लाओगे तो बिल्कुल न्यू फ्रेश होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसका लगता है यहाँ पे पावर कोड, यहाँ पे पावर केबल, ठीक है, एसी से चलती है, एसी इनपुट होती है मतलब। और यहाँ पे ऊपर के साइड में देखोगे तो ये स्विच दिया है ऑन ऑफ का, इससे आप मशीन को ये बंद और चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा है यूनिटी UTD2102 CEX मॉडल है। अभी नए नए डीएसओ आ गए हैं, ये भी कोई खास ज़्यादा पुराना नहीं है, ये भी ठीक ठाक है, इससे सब कुछ चेक हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि ये 100 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को ये डीएसओ मेज़र करेगा, ठीक है, और इसकी स्पीड होगी 1 गीगाहर्ट्ज पर सेकेंड। डीएसओ का फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। मतलब ये बोल रहा है भैया कि जब आप मोबाइल फ़ोन में कोई भी फ्रिक्वेंसी चेक करोगे तो वो एनालॉग फॉर्म में होगी, ये उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और ये स्टोर भी करता है, उसको स्टोर करके आप ना देख सकते हो छोटा बड़ा करके कि उसकी शेप, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता चल गया। और ये 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की मशीन है। इसके अलावा जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतने ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की मशीन आप मार्केट में मिलेगी। फ़िलहाल 100 मेगाहर्ट्ज़ की नॉर्मल मशीन है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम है। बिल्कुल कुछ नहीं है, आप ये जो इतनी सारी बटन देख के डर जाते हो ना, यार इतनी सारी बटन क्या यूज़ होती है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये जो एटीएम मशीन की जो बटन होती है ना, बस वही है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक एक, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे 3 होल दिए हुए हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चैनल। मतलब ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 है और ये एक्सटर्नल ट्रिगर है। चैनल 1 चैनल 2 का मतलब ये होता है कि ये जो मशीन होती है इसमें 2 पावर कोड आती है। देखो ऐसे करके ना एक पावर केबल आएगी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसकी पावर केबल है, देखो, ठीक है। ये इसका ग्राउंड होता है, ठीक है, और ये इसका मेन होता है जिससे हम सब जितने भी फ्रिक्वेंसी को चेक करेंगे। और ये कोड आपको दिखने में लगेगी ऐसा, इसका ये यहाँ पे फिट होता है, ठीक है। तो ये जो डीएसओ है 2 चैनल का डीएसओ है, डबल चैनल। मतलब आप एक साथ दोनों तार लगा के 2 फ्रिक्वेंसी को सेम टाइम में मेज़र कर सकते हो। 4 चैनल का भी डीएसओ आता है, लेकिन यार अपन को उतने चैनल की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम एक चैनल से ही चल जाता है, ठीक है। तो आप एक बार में एक चैनल यूज़ कर सकते हो, चाहे चैनल 1 करो चाहे चैनल 2 करो, या दोनों, या 4 चैनल वाला लोगे तो वो भी ले सकते हो। तो ये तो मेरा 2 चैनल का है, तो एक बार में मैं आपको एक चैनल चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रोब को कैलिब्रेट करेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। अब देखिए, ये आपका होम स्क्रीन है, इसी पे पूरी मूवी चलेगी। मतलब इसी पे हम जितनी भी सिग्नल चेक करेंगे उसका पैटर्न देख पाएंगे। इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और आप देखो ये बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं ना, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है।
क्या इंपॉर्टेंस है? आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चैनल, ये देखो सी एच चैनल लिखा है, यहाँ पे 100 मिली वोल्ट है। आपको तो पता ही है 1000 मिली वोल्ट बराबर 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे घुमा के देखो, यहाँ पे मैं 1 वोल्ट कर देता हूँ, ये 1 वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो जब मैं कोई भी फ्रिक्वेंसी चेक करूँगा ना, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत वोल्टेज भी होती है। तो अगर ये लाइन 1 डब्बा के बराबर उठ गई तो समझ लो 1 वोल्ट शो कर रहा है, 1 वोल्ट की उसमें वोल्टेज है फ्रिक्वेंसी में। अगर ये लाइन 2 डब्बे के बराबर उठ गई तो 2 वोल्टेज चेक कर रहे हैं। अगर ये लाइन 3 डब्बे के बराबर उठ गई तो 3 वोल्ट हम चेक कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जितने वोल्ट है, 1 डब्बा के बराबर ये उठेगी लाइन तो समझ लो 1 वोल्ट हम चेक कर रहे हैं। अगर हम 2 वोल्ट चेक करेंगे तो ये 2 डब्बे के बराबर उठेगी। अब जैसे यहाँ पे अगर मैंने वोल्टेज को सेट कर लिया 2 वोल्ट, तो 1 डब्बे के बराबर उठेगी तो 2 वोल्ट मानेंगे, ठीक है। तो इस बॉक्स का ये मतलब होता है, ठीक। और यहाँ पे लिखा है एम, यानी ये यहाँ पे NS लिखा है ना, नैनो सेकेंड। मतलब जब फ्रिक्वेंसी कोई भी यहाँ से गुजरेगी ना, यहाँ से ऐसे करके ऐसे गुजरेगी, तो उसको पकड़ने के लिए ना अपन को इस DSO को टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो कोई फ्रिक्वेंसी खूब तेज आ रही है, अब उसको तुम सेकंड पे चेक करोगे तो वो आके निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ने के लिए अपन को माइक्रो सेकंड में जाना पड़ेगा। तो ये इस यहाँ से सेट करेंगे, तो अभी मैं बताऊंगा, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये जो लिखा है वोल्टेज, इसका मतलब है कि फ्रिक्वेंसी को चेक करते समय उस फ्रिक्वेंसी में अगर कोई वोल्टेज फ्लो करेगी तो ये लाइन उठ के आपको बताएगी कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। और ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये बताएगा कि उस फ्रिक्वेंसी को कितने नैनो सेकंड या कितने माइक्रो सेकंड या कितने सेकंड में हम कैप्चर कर पाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है चैनल ऑफ, मतलब ये वाला चैनल है ना 2, अपन जब लगाते हैं तो बताता है कि कौन सा ऑन है और कौन सा ऑफ है। तो चलो, सबसे पहले आपने सीखा कि ये स्क्रीन है और ये DSO का फुल फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं। अब मान लो आपने नया DSO खरीदा, अब ये सब, ये जितना लिखावट है सब मान लो चाइना में है, तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर अपन कैसे करेंगे? तो इसके लिए कंपनी, जैसे मोबाइल फ़ोन पे आप सेटिंग नहीं देखते हो, सेटिंग लिखा होता है, आप रीसेट कर देते हो तो पूरा सेटिंग फिट हो जाता है। उसमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, आप लैंग्वेज चेक कर सकते हो। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे एक यूटिलिटी का ऑप्शन है, आप देखो अगर दिख रहा हो आपको तो, क्योंकि देखो थोड़ा सा आपको ऐसे समझना पड़ेगा। देखो यहाँ यूटिलिटी लिखा है, यूटिलिटी मतलब सेटिंग, जैसे मोबाइल में सेटिंग करते हो वैसे ही यहाँ पे सेटिंग। तो एक बार यूटिलिटी को दबा दो बस। अब देखो यहाँ लिखा है सेल्फ एडजस्ट, डिस्प्ले मेन्यू, रिकॉर्डर और लैंग्वेज, बस आ गया लैंग्वेज। एक बार ये ATM की मशीन होती है ना कि 500 का नोट निकालना है, 1000 का नोट निकालना है, 2000 का नोट निकालना है, तो अपन दबा देते हैं। तो बस अगर ये ऑप्शन अगर आपको लेना है, फिर से देखो यूटिलिटी पे जाना है और ये ऑप्शन चाहिए तो इसके सामने वाली बटन दबा दो। तो देखो लिखा आ रहा है चाइनीज़, आपको आती है तो चाइनीज़ सेलेक्ट करो, इंग्लिश लिखा है, फिर से एक बार दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे हर लैंग्वेज दी हुई है। तो इसमें हिंदी तो है नहीं, तो अपन इंग्लिश ही पे काम करेंगे, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, तो आपका DSO इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले काम ये करना है कि जब भी आपको DSO की सेटिंग करनी हो, नया लाओगे तो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है, तो आप यूटिलिटी में जाना, लैंग्वेज पे जाना और पहले लैंग्वेज बदल लेना, ठीक, ये काम हो गया। यहाँ पे देखो एक बटन है मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज यानी ये बटन ना, जैसे सपोज करो माउस में नहीं होता स्क्रॉलिंग, माउस का स्क्रॉलिंग यूज़ करके ऊपर नीचे जाते हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर सेलेक्ट करते हैं और माउस से ओके भी करते हैं, उसी तरीके से ये है, ये माउस है, इससे एक ऐसे कट देना आवाज़ आएगी तो इसका मतलब है कि ओके हो गया, और ऐसे नीचे ऊपर करेंगे तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे देखो यूटिलिटी पे गया तो देखो मैं इसको जैसे लैंग्वेज को दबाया तो देखो इससे मैं ऊपर नीचे जा सकता हूँ, देखो माउस है ना ये, देखो, और इसको ऐसे करके दबा दूंगा तो ये सेलेक्ट हो गया। तो एक तरीके का इसका ये माउस है, ठीक है। मैं आपको एकदम, आपको हो सकता है हंसी आती हो मेरी बातों पे, मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी स्टूडेंट हैं, इनको अगर ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में समझाया जाए तो उनको DSO बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, इसीलिए मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया लैंग्वेज। तो आपको कुछ भी सेट नहीं करना, बस लैंग्वेज पहले सेट कर लो। अब जैसे नया नया जब DSO आएगा तो, या कभी आप मान लो काम कर रहे हो DSO पे, जैसे मोबाइल फ़ोन में छेड़खानी कर देते हो, कुछ ऑप्शन गलत दब जाता है, तो आप लोग क्या करते हो, रिस्टोर कर देते हो मोबाइल को, तो जो कंपनी से आता है उसी सेटिंग में फिट हो जाता है। इसी तरीके से जब DSO आपके पास आए,
नया, या कभी आपसे कोई फंक्शन गड़बड़ हो जाए इसमें, तो कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग में जाना है, यानी यूटिलिटी में जाना है, और देखो सेल्फ एडजस्ट का ऑप्शन है, इसको ऐसे दबाना है और एक बार एग्जीक्यूट कर देना है यहाँ पे, तो आपका जो DSO है ये सेट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट मोड पे। तो मैंने देखो एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन बस एक चीज़ यहाँ लिखा है, प्लीज़ मेक श्योर देयर इज़ नो सिग्नल ऑन एनी इनपुट्स। ये बोल रहा है भैया देखो इस समय ये केबल यहाँ लगी नहीं होनी चाहिए, आपको केबल को निकाल के तब सेल्फ एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ एडजस्ट कर देते हो तो ये DSO के अंदर जो भी सेटिंग्स होती है ना, ये सब डिफ़ॉल्ट हो जाती है। अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गया तो आप सेल्फ एडजस्ट कभी भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो पहला सेटिंग तो आपने ये करी, इसमें कुछ टाइम लगता है, 2 4 5 10 20 30 सेकंड, तो आपको रुकना है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपकी DSO ख़राब हो गई, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर एक रीसेट का भी ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपको पूरे DSO को रीसेट करना हो, रीसेट फैक्ट्री सेटिंग, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आप एक बार DSO को रिस्टोर भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम रिस्टोर कर रहे हैं, ठीक। अब हमने ये सेल्फ एडजस्ट कर लिया, अब ये DSO के अंदर की सेटिंग पूरी फ्रिक्वेंसी की सेटिंग सेट हो गई। अब एक बार आप फिर से यूटिलिटी पे जाके और देखो यहाँ पे ना नेक्स्ट लिखा है, तो एक बार और क्लिक करेंगे ना तो इसी में देखो एक रीसेट का ऑप्शन है, इसको दबा दो। तो जैसे ही रीसेट करोगे तो और एक्सिक्यूट करोगे ना तो आपका DSO एक बार समझ लो फॉर्मेट हो गया, ये फिर एकदम फ्रेश हो गया। अगर कभी भी कोई सेटिंग गड़बड़ हो जाए तो ये 2 ऑप्शन को आप यूज़ कर लेना, तो अभी DSO आपका बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट पे आ गया। तो 2 काम तो पहले ये कर लो, अब काम करेंगे तीसरा। अभी हमने DSO को एकदम न्यू कर लिया। अब आप देखोगे मार्केट में कि ये 2 केबल आती है, ये वाली, ठीक है। तो इस केबल को हम लगाएंगे चैनल 1 में। अभी हमको चैनल 1 यूज़ करना है, और ऐसे करके लगा के और इसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा देंगे तो ये लॉक हो गया, निकलेगा नहीं। अब ये देखो भाई, मल्टीमीटर में पिन यूज़ करते हो, एक लाल और एक काली करते हो ना, लाल वाली प्लस, काली वाली माइनस, बस इसमें भी कोई है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ये मल्टीमीटर ही तो है, ठीक है। अब इसको आपको लगा लेना है, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर ने केप आती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कैप जो है ना वो मेरी वाली गुम गई है, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, उसकी इतना यूज़ नहीं होता वैसे, मेन तो चेक यहीं से होता है। तो कैप मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फ़ोटो में आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है, ठीक है। ऐसी होती है कैप। तो ये जो कैप होती है यहाँ लगी होती है, तो अपन को क्या करना है, इस DSO का देखो यहाँ पे ग्राउंड लिखा है, ध्यान से देखो, इसको यहाँ लगाना है, ये लगा दिया। और ये जो पिन है ना इसको यहाँ लगाना है। और अब हम चाह रहे हैं इस केबल को सेट करने। अभी हमने DSO को सेट किया, अब केबल की सेटिंग देखिए। इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा के, और देखो यहाँ पे एक ऑटो बटन है, इसको क्लिक कर देना है बस। इससे ये होगा कि आपका जो ये तार है ना 1 किलोहर्ट्ज़ पे सेट हो जाएगा। अब देखो जब भी आप सेट करोगे किलोहर्ट्ज़ पे, तो आप यहाँ पे ना एक बार 1x कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे 10x और 1x है। तो आप देखो मैंने लगाया और एक बार मैंने ये दबा दिया, देखना ध्यान से, ये देखो ये सेट हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, देखो यहाँ पे मेज़र करके ऐसे एक बार क्लिक किया ना, तो देखो ये बोल रहा है कि इसकी जो केबल की फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ पे डिफ़ॉल्ट सेट होती है, ये 1 किलोहर्ट्ज़ पे, मतलब ये नॉर्मल सेटिंग होती है, 1 किलोहर्ट्ज़ पे सेट कर लेना है केबल को, ठीक है। ये काम आपको करना है, पहले DSO को सेल्फ एडजस्ट करो, फिर DSO को रीसेट करो, और फिर केबल को 1 किलोहर्ट्ज़ पे सेट कर लो, ठीक। अब मान लो आपने कभी केबल को ऐसे लगाया और सेट करने गए, और सेट करते समय जैसे ही आपने ऑटो पे क्लिक किया, देखो ध्यान से, और आपके जो फ्रीक्वेंसी ऐसे तिरछी आ रही है, देखो ये शेप में नहीं आ रही है, एकदम ऐसे झुकी हुई है ना ऐसे करके, तो आपको कुछ नहीं करना है, पता क्या करना है, आपको इस केबल को निकालना है, ध्यान से देखना, ऐसे करके। और देखो इस केबल में ना यहाँ पे देखो एक होल है, आप देख रहे हो यहाँ पे होल है, इसमें एक प्रीसेट है। आपको ना जब ये DSO खरीदोगे तो इस टाइप का एक स्क्रू ड्राइवर आएगा प्लास्टिक का, ठीक है। तो इसको ऐसे करके लगा के रखना है, देखो ऐसे करके लगा के रखना है, ठीक है। और इसको भी ऐसे करके लगा के रखना, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो देखो तिरछा आ रहा है ना, तो उस स्क्रू ड्राइवर को इसमें लगा के और इसको घुमाना है ऐसे करके। तो जब ये फ्रिक्वेंसी सेट हो जाए,
ठीक है, तो वहीं पे छोड़ देना। मतलब फ्रीक्वेंसी कैसी हो जानी चाहिए, ऐसी हो जानी चाहिए, ऐसी। जब ऐसी हो जाए तो फिर आप घुमाना बंद कर देना। ठीक है, देखो ऐसी, ऐसी। ठीक है, तो आपको याद एक चीज़ रखना है कि इसके अंदर जो है ना, मैंने बताया घुमाने के लिए, तो जैसा फोटो में आप देखें ना प्लास्टिक का स्क्रू ड्राइवर आता है, अगर आप लोहे वाला स्क्रू ड्राइवर अगर लगा के ऐसे घुमाओगे ना तो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी। तो कभी भी लोहे का स्क्रू ड्राइवर मत डाल देना, या कोई लोहे का सामान मत डालना, वो स्पेशल प्लास्टिक का आता है, उसी से आपको इसको सेट करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको केबल सेट करना सिखा दिया और डीएसओ को रिस्टोर करना सिखा दिया। अब बात करते हैं डीएसओ के सेटिंग की। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो बटन मैंने तो अभी आपको बता दिया माउस है, इससे सिलेक्ट होता है और अप डाउन होता है फंक्शन। ये जितनी बटन आपको दिख रही है ना यहाँ पे ये, ठीक है, F1 F2 F3 F4 F5, ये जस्ट बटन है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आएंगे उसके सामने की बटन दबा दोगे तो वो ऑप्शन वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो ये जस्ट ATM बटन है। ठीक है, ये प्रिंट का ये ऑप्शन है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे एक USB का पोर्ट है, इस पोर्ट को से हम सिस्टम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी छोड़ दो क्योंकि ये फंक्शनल होता नहीं उतना अच्छा। ठीक, अब आते हैं इधर। अगर आपको चैनल 1 यूज़ करना है तो यहाँ लगाओ, चैनल 2 यूज़ करना है तो यहाँ पे लगा दो, और ये सेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं इधर। अब इधर की कहानी ये है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो आप ये पार्ट देख रहे हो ना, ये सेटिंग का ऑप्शन है पूरा, इस सेटिंग वाला फंक्शन है। ठीक है, और ये जो है फ्रिक्वेंसी में जो चेंजेस होते हैं उसका ऑप्शन है। तो मैं आपको एक एक करके पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ पे। ठीक, क्या, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी से। ठीक है, मैंने इसको दबाया। ठीक है, तो देखो अगर सेल्फ एड्रेस हम कर चुके हैं, अगर डिस्प्ले का ये सेटिंग आपको सेकंड वाली नहीं छेड़नी है, इसको ऐसे ही रहने देना है। ये स्टैंड बाई मोड पे जाना है, 5 सेकंड में ऑफ हो जाता है, उसका है। रिकॉर्डर, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लैंग्वेज सेट कर चुके हैं, एक बार और ऐसे दबाते हैं तो और रीसेट हम कर चुके हैं। स्किन यानी ऐसे क्लिक करोगे ना तो देखो कभी ये ब्लू है लाल हो जाएगा, जैसा आपको आंखों को सूट करता है वैसा स्किन आप कर लो, जैसे मैंने लाल कर लिया। ठीक है, इसको ओके कर लो। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि देखो फिर से यूटिलिटी पे गया मैं, अब बोल रहा है कि भाई देखो यहाँ पे नेक्स्ट किया, देखो यहाँ पे ग्रिड ब्राइटनेस, यानी ये डब्बा दिख रहा है ना, इसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट कम करने के लिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो ब्राइटनेस कंट्रास्ट, देखो यहाँ से। ठीक है, फिर बोल रहा है नेक्स्ट पे जाओ, इसका वर्जन, और ये जो पॉइंट है ना साइनोमीटर बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे, यहाँ साइनोमीटर, अगर इसको तुम ऑन कर दो तो यहाँ पे आप जो भी फ्रिक्वेंसी सेट करोगे ना वो आपको हर्ट्स में दिखाएगी। तो बेहतर है कि आप साइनोमीटर को ऑन कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आप इसको हमेशा ऑन करके रख सकते हो, इसको साइनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से ऑन करना है, यूटिलिटी में जाना है, नेक्स्ट में जाना है, फिर नेक्स्ट में जाना है, और यहाँ पे देखो साइनोमीटर को ऑन कर देना है। साइमोमीटर बोलते हैं, सॉरी साइमोमीटर, तो यहाँ पे हर्ट्ज शो करेगा। ठीक है, चलो ये सेटिंग हो गई। तो यूटिलिटी में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, इसमें सब सेटिंग का ऑप्शन है बस। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं सेट करना है। अब देखो कलर वलर आपकी मर्जी है, सेट करना है तो करो, नहीं तो 2 ही ऑप्शन काम का, एक लैंग्वेज, एक रीसेट और एक सेल्फ एडजस्ट, हो गया। अब देखो दूसरा सेटिंग, अब यहाँ पे एक्वायर लिखा है, तो आपको बस एक्वायर पे जाना है और सिर्फ एक सेटिंग करना है, इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ सिंपल लिखा ना यहाँ पे, एक्वायर में जाके सिंपल को आपको एवरेज पे क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, आप बस ये सेटिंग करोगे, इसको एक्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है मेज़र। ठीक है, यहीं पे पूरी कहानी बनेगी। तो मेज़र को चेक करने के पहले मैं डिस्प्ले बता देता हूँ। तो डिस्प्ले पे जब क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे वेक्टर है, इसको भी नहीं छेड़ना है, फॉर्मेट वाईटी है, इसको भी आपको नहीं क्लिक करना है, ये परसिस्ट है, इसको भी नहीं, और वेव ब्राइट राइट है, इसको भी नहीं। इसको आप डिस्प्ले को छेड़ने की जरूरत नहीं, इसका सेटिंग से कोई लेना देना नहीं है, डिफ़ॉल्ट मोड पे एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कर्सर, देखो यहाँ पे लिखा है कर्सर। जब आप इसको ऐसे करके दबाते हो ना तो यहाँ पे टाइप आता है, तो मैं जब इसको ओके करूँगा ना तो 3 चीज़ आता है, पहला वोल्टेज,
फिर टाइम और फिर ट्रैक। मतलब जब आप किसी भी फ्रिक्वेंसी को चेक करते हो तो उसमें कितने मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है या किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, उसका टाइमिंग कितने सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में वो सेंस हो रही, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप डिस्प्ले करा सकते हो। तो कर्सर में ये है, आप चाहो तो ऑन कर रख सकते हो और आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को यहाँ से भी देख सकते हैं और मेजर से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है मेजर का। तो देखो अभी तक जितना मैंने बताया है आपको सिर्फ इसी को सेट करना है, एक क्वायर में जाना है और यहाँ पे एवरेज करना है, दैट्स ऑल, और आपको कोई सेटिंग नहीं करनी। अब ये लास्ट है मेज़र का, यही मेन है, देखो ये आला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके जाना है और देखो पहला लिखा है फ्रिक्वेंसी, दूसरा लिखा है पीरियड और तीसरा लिखा है राइज, यही मेन है। अब इसमें चेक कर लो, देखो क्या करना है। फ्रिक्वेंसी में गए ऐसे, तो यहाँ पे आपको टाइम पे जाना है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी सिलेक्ट है, ये देखो सिलेक्ट, एक पे चैनल 1 का पहला ऑप्शन फ्रिक्वेंसी सेट कर लो। दूसरा यहाँ पे देखो फिर से मैं गया मेज़र पे और यहाँ पे पीरियड है, ये भी ठीक है। और जो तीसरा राइज लिखा है ना, बस यहाँ पे जाओ, यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्ट में जाके, ठीक है, नेक्स्ट में जाके और मीन सेलेक्ट कर लो, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको पहले मेज़र, देखो मेज़र में जाओ, पहले पे सेट करो फ्रिक्वेंसी, दूसरे पे पीरियड और तीसरे पे एवरेज। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मतलब जब हम किसी भी फ्रिक्वेंसी को चेक करेंगे तो बाकायदा लिखेगा इतना मेगाहर्ट्ज़ है, उसका जो पल्स जो जा रही है, जो इसका पैटर्न बन रहा है, उसका पीरियड टाइम लिखेगा और उसका एवरेज वोल्टेज उसमें कितना है, ये सब आपको दिखाएगा। बस यही आपको सेट करना है डीएसओ में। हम लोग जिस लेवल का काम करते हैं मोबाइल फ़ोन में, उसके लिए इतनी सेटिंग काफ़ी है। तो आपको बस दो सेटिंग पे ध्यान देना है, पहला स्टोरेज, सॉरी यूटिलिटी, एक्वायर और मेज़र। और मेज़र में देखो ऑलरेडी सब सिलेक्ट है, फ्रिक्वेंसी, पीरियड, एवरेज, बस ये तीन चीज़ याद रखना है, ये तीन ही चीज़ सेलेक्ट करना है बस। ठीक है, एक चीज़ इसमें और देख लो, जैसे यहाँ पे विड्थ प्लस है ना, तो ये यहाँ पे ना विड्थ माइनस को सिलेक्ट कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि ठीक रहेगा, प्लस माइनस की विड्थ आएगी। तो एक बार और देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये गए यहाँ पे फॉल है ना, तो यहाँ पे देखो लिखा है ना नीचे, तो यहाँ पे टाइम पे जाके नेक्स्ट पे जाके और ये विड्थ माइनस कर दो, ये यहाँ पे ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, बस इसी को सेट करना है, बस हो गया डीएसओ की सेटिंग। ठीक है, तो इसमें आपको बस यही चीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अब क्या है कि देखो ऐसा है कि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा रहा है ट्रिगर मेन्यू, देख रहे हो। तो ट्रिगर मेन्यू जब ऐसे क्लिक करोगे ना आप, ट्रिगर यहाँ पे इसका बटन है ऐसे करके, तो ये देखो टाइप एज इसको नहीं चेक करना है, सोर्स चैनल 1 पे हमने लगा रखा है तो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप राइज रहने दो, ऑटो रहने दो, कपलिंग में एक डीसी होता है, देखो ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डीसी पे ही रखो। पहले क्या होता था ना, मैं बताता हूँ आपको, पहले क्या होता था, देखो मैं दिखा रहा हूँ, इसको अपन को डीसी पे ही रखना है। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, देखो इसका डीएसओ क्या बोलता है, डीएसओ बोलता है कि अगर आप कोई भी क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी चेक कर रहे हो तो उस समय इसको डीसी पे रखो। लेकिन आप कोई भी जैसे प्रोटोकॉल चेक कर रहे हो या पीडब्ल्यूएम पल्स चेक कर रहे हो या मीपी लाइन चेक कर रहे हो तो इसको डीसी पे रखो। लेकिन यार आजकल के डीएसओ ना ऑटोमेटिक है, डीसी पे भी पल्स चेक हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ना डीसी एसी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपका डीसी पे भी फ्रिक्वेंसी चेक हो रही है, एसी पे भी कर सकते हो, तो इसमें कोई आपको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यही ट्रिगर मेन्यू का काम है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ये फोर्स हेल्प है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब आते हैं मेन इस पे, ये जो दो बटन देख रहे हो ना, ये दो बटन और ये दो बड़ी बड़ी बटन, ये सिंपल है। देखो क्या है, देखो जैसे सपोज करो मैंने कोई फ्रिक्वेंसी यहाँ पे चेक किया 1 किलो हर्ट्ज़ की, देखो यहाँ पे ये 1 किलो हर्ट्ज़ की। अब इस फ्रिक्वेंसी का जो ये जो फ्रिक्वेंसी मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल्ड करना, ठीक है, ये 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है मान लो। ठीक है, अब इस फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे देखो लिखा है वोल्ट और यहाँ लिखा है सेकेंड पर डिवीज़न, वोल्ट पर डिवीज़न। मतलब ये हुआ कि अगर इस रोल को मैं ऐसे करके घुमाऊंगा तो इसकी जो विड्थ है देखो कम ज़्यादा होती है, देख रहे हो ये कम ज़्यादा होती है। तो इसको मूव करके हम किसी फ्रिक्वेंसी की जो वर्टिकली हाइट होती है उसको कम ज़्यादा करके देख सकते हैं।
ठीक। और ये जो सेक्शन सेकंड वाला पार्ट है, इसको घुमा के इसको हम ना इसकी स्ट्रेच कर सकते हैं। देखो इसको जितना स्ट्रेच करके, जैसे मान लो कोई फ्रिक्वेंसी जा रही है, अपन को देखना है कि उसका शेप कैसा है। मान लो आई और चली गई, हम देख ही नहीं पाए कि उसका शेप कैसे था। तो उस फ्रिक्वेंसी को रोक के इससे क्यों इसको घुमा के हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी का शेप कैसा था। वो स्क्वायर वेव में थी, या फिर दूसरे वेव में थी, साइन वेव में थी, या फ्रिक्वेंसी के बीच में कोई डैमेज ओपन तो नहीं है, जैसे कटी कटी फ्रिक्वेंसी होती है, ऐसा तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं हो रही फ्रिक्वेंसी। तो इन दोनों बटन का यूज़ करके हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और इससे हम ऊंचा नीचा करके और पल्स को प्रॉपर देख सकते हैं। और इसका यूज़ इसलिए भी किया जाता है कि यहाँ पे जैसे मान लो आप कोई प्रोटोकॉल चेक करो, I2C प्रोटोकॉल, तो उस पर एक 1.8 का पुल अप आता है, मतलब उस लाइन पे 1.8 होते हैं, तो उसी हिसाब से सेट करोगे तभी फ्रिक्वेंसी प्रॉपर देगी। ठीक है, तो इसको ऐसे सेट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आपका DSO बाय डिफ़ॉल्ट कोई फ्रिक्वेंसी चेक करने जाओगे ना, तो ऑटो पे दबा दो, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो पता चल जाएगा कि उसको कैसे सेट करना, आपको हाथ से सेट करने की जरूरत नहीं है। इसका ज़रूरत सिर्फ ये पड़ेगा कि जैसे कोई फ्रिक्वेंसी आई, अब उसको आपको कम ज़्यादा करके देखना हो, या चौड़ा या पतला करके देखना हो, तो उसके लिए आप इन बटन्स का यूज़ कर सकते हो, इन दोनों का। तो इसको बोलते हैं वोल्ट डिवीज़न, और ये सेकेंड डिवीज़न, ठीक है, ऑब्लिक डिवीज़न होता है। अब यहाँ पे भी दो बटन है, तो इसका पता क्या यूज़ है, इसका यूज़ है आप इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सिग्नल को अप डाउन कर सकते हो। देखो ऐसे करके, ऐसे देख रहे हो, ऐसे अप डाउन कर सकते हो। देखो आगे पीछे करके इससे आप देख सकते हो, देख रहे हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे चैनल 1 पे ये लगी है, तो चैनल 1 हाईलाइट है, और ये चैनल 2 पे लगा देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। एक ऑप्शन और होता है, यहाँ पे देखिए एक चैनल लिखा है, इसको अब जब क्लिक करोगे तो देखो पहला लिखा आता है कपलिंग। तो यहाँ पे जब कहा जाता है कि जब आपको कोई फ्रिक्वेंसी चेक करनी हो, तो मतलब क्लॉक फ्रिक्वेंसी, तो इसको AC में करना, बाकी सब DC में चेक करना। लेकिन आपको यहाँ पे बदलने की ज़रूरत नहीं है, DC में भी क्लॉक चेक हो जाती है आजकल, ठीक है। इसको भी नहीं छेड़ना, ठीक है, इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी, हाँ इसको आप यहाँ पे जाते हो तो इसको फाइन कर सकते हो, कोर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो देखो यहाँ पे प्रोब लिखा है, देखो यहाँ प्रोब लिखा है, यहाँ पे जाके और इसको ना 10x करना, देखो 10x, ठीक है। इस पर आप प्रॉपर वेव चेक कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 10x किया तो देखो आपकी प्रोब में भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, बटन है, यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 10x है, तो आप भी 10x पे कर लो। 10x पे चेक करने पे ये होता है कि आपकी जो वेव हम जो चेक करते हैं ना, वो काफ़ी अच्छी दिखती है, प्रॉपर शेप में आती है। तो आप 10x पे भी चेक कर सकते हो, 1x पे भी, लेकिन ज़्यादातर हम 10x यूज़ करते हैं, ठीक है। बस यही सेटिंग थी। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो देखो जब भी आप DSO यूज़ करोगे तो एक काम ये करना कि DSO जब हम चेक करेंगे कोई भी फ्रिक्वेंसी ना, तो हम चाहते हैं कि हमको ये पता चले कि शेप के साथ साथ हमको ये भी पता चले कि वो फ्रिक्वेंसी कितने हर्ट्स बन रही है, ये भी देखना भाई, देखो बहुत ज़रूरी है। अब मान लो आप कोई क्लॉक BB क्लॉक चेक कर रहे हो, क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी, अब वो आ रही है 19.2 मेगाहर्ट्ज़, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि शेप तो बन गई, लेकिन वाकई में 19.2 मेगाहर्ट्ज़ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको एक बार मेज़र में जाना है यहाँ पे, और एक बार इसको क्लिक कर देना है, तो देखो यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा। वैसे तो यहाँ से भी फ्रिक्वेंसी चेक हो जाता है कितने, तो इसमें पीरियड भी आ गया, फ्रिक्वेंसी भी आ गया, और एवरेज जो वोल्टेज आएगी वो भी आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये फ्रिक्वेंसी कितनी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको आप एक्टिव करके रख सकते हो ताकि आपको पता चलते रहे। अब मैं आपको पॉइंट पे बात करता हूँ। अब आते हैं हम पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना सर्किट, देखो मैं सिर्फ ना DSO का यूज़ नहीं दिखा रहा हूँ, पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है, ठीक। अब मान लो आप मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते समय आपने बक वोल्टेज चेक किया। अब बक वोल्टेज जैसे चेक किया तो बक कांपने लगी, आपका फ़ोन डेड है। तो उसमें सिखाया जाता है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में जो क्रिस्टल होता है अगर ख़राब हो जाए, या पावर IC से उसकी जो फ्रिक्वेंसी निकल रही है अगर वो में फॉल्ट आ जाए और CPU तक ना पहुँचे, या क्रिस्टल ख़राब हो जाए, PM ख़राब हो जाए, तो आपकी बक कांपेगी। तो उसके लिए हम क्लॉक चेक करते हैं। जब आप ट्रेसिंग पढ़ोगे तो उसमें पूरा डिटेल है इसका। तो क्लॉक कैसे चेक करेंगे? क्लॉक चेक करने के लिए आपको जाना है सर्किट में। एक मैंने छोटा सा सर्किट लिया है 5A का, क्योंकि आसानी से मैं आपको समझा पाऊँ। और यहाँ पे देखो मैं अगर BB क्लॉक लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो एक क्लॉक मिलेगी मेरे को, यहाँ पे देखो
यहाँ पे लिखा है बीबी क्लॉक, देखो कहीं लिखा है क्या, ये लिखा है, देखो ये बीबी क्लॉक, ये बीबी क्लॉक। ये बीबी क्लॉक का मतलब ये हुआ कि हमारे फ़ोन में होता है एक क्रिस्टल। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारे फ़ोन में ना एक क्रिस्टल लगता है, जो कि जैसे आपने देखा होगा क्रिस्टल, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये क्रिस्टल होता है, ये वाला देखो ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा है 19.2 मेगाहर्ट्ज का, देख रहे हो। तो ये जो क्रिस्टल होता है ये क्लॉक बना के पावर को देता है। फिर ये पावर आईसी, ठीक है, ये पावर आईसी इस रजिस्टर के थ्रू, देखो इस रजिस्टर के थ्रू इस क्लॉक को सीपीयू को देती है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें तो 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं बनी तो आपका हो सकता है क्रिस्टल ख़राब हो, हालांकि आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, या तो क्रिस्टल ख़राब होगी या पीएम ख़राब होगी। तो आप इस पॉइंट पे क्रिस्टल की क्लॉक को चेक कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं बीबी क्लॉक, ठीक है। तो देखो मैं चेक करके दिखाता हूँ कि जब भी क्रिस्टल का आउटपुट चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता क्या करना है, आपको फ़ोन ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इसमें लगाना है चार्जिंग पत्ता। देखो मैं लगा रहा हूँ, देखो ऐसे करके चार्जिंग पत्ता आपको लगाना है यहाँ पे, देखो बस चार्जिंग पत्ता यहाँ लगाना, डिस्प्ले कनेक्टर बैटरी वैटरी कुछ नहीं लगाना। देखो मैंने यहाँ पे लगाया ये। जब आप इंस्टीट्यूट से किसी कोर्स किए होंगे, जो भी आपके गुरु होंगे वो बताए होंगे आपको कि अगर बीबी क्लॉक ना बने तो क्या फॉल्ट आता है, और बीबी क्लॉक को ऐसे चेक करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। बस पत्ता लगा दो, बताओ यहाँ पे, और बोर्ड में जो बीबी क्लॉक यहाँ बनता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप किसी भी फ़ोन में ढूंढ सकते हो बीबी क्लॉक कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब चेक करूँगा तो 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक आएगी। तो बस आपको चार्जर लगा लेना है फ़ोन में। देखो मैं चार्जर लगा रहा हूँ ऐसे करके, ये लगा लिया। और यहाँ पे क्लॉक अगर नहीं बनी तो पक्का आपका क्रिस्टल या पीएम खराब है, और ऐसी सिचुएशन सेट डेड हो जाएगा, है ना। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब मैं ये निकालूंगा अपनी तार, जो अपनी तार थी, देखो ये तार ये वाली, और इस तार का एक सिरा मैं देखो कहीं भी ग्राउंड में ऐसे रख लूँगा, ग्राउंड चाहिए ना ऐसे। और जब मैं इस तार के दूसरे मेन वाले कोर को यहाँ लगाऊंगा ऐसे करके यहाँ पे, तो डायरेक्ट पल्स हो सकता ना बने, मुझे एक बार, ठीक है, एक बार हो सकता है मुझे बटन को दबाना पड़ेगा, ऑटो को। तो मैं जैसे ही ऑटो बटन को दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, ठीक है, और मेरी पल्स बताएगा। तो देखो अभी पल्स नहीं बताया, तो हो सकता है कि मेरा सेट अभी ऑन नहीं हुआ होगा, हो सकता है बंद हो फ़ोन, इसीलिए पल्स नहीं बताया। मैं दूसरे फ़ोन में चेक करता हूँ, जैसे कि इस फ़ोन में चेक करता हूँ, क्योंकि ऑन होगा तभी पल्स बनेगी ना। तो हो सकता है जिस बोर्ड में मैंने चेक किया वो ऑन ना हो, तो मैं दूसरे बोर्ड में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये बोर्ड है मेरे पास एक और, यही वाला बोर्ड है, हो सकता है वो ऑन ना हो, तो मैं इसका सील निकाल लेता हूँ एक बार। देखो ये देखो ये दूसरा बोर्ड है, क्योंकि वो ऐसे ही पड़ा हुआ था फ़ोन यहाँ पे, तो मैंने लगा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से चार्जर लगा रहा हूँ, ये मैंने चार्जर लगाया और फिर से चेक करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा थोड़ा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक किया ऐसे करके, तो अब ऑटो पे एक बार देखो क्लिक करना। जब भी कोई पल्स चेक करो ऑटो जरूर करना, ठीक है, ये अपने हिसाब से सेट करता है। देखो जैसे ही मैंने ऑटो पे दबाया तो इस पल्स का देखो शेप आएगा, पहले तो देखो, देखो शेप आया, ठीक है। तो इस पल्स का शेप आया तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं। रन पे दबाओ, क्लिक करो हरी वाली को, देखो इस बटन को क्लिक करके आप इसको स्टोर कर लिया हमने। देखो अब मैं इससे इसको नीचे कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये इससे कम ज़्यादा करके, और इससे मैंने इसको नीचे कर लिया, देखो यहाँ पे नीचे कर लिया, ये देखो। अब कभी भी आप किसी भी क्लॉक को चेक करोगे तो उसका शेप देखो ऐसे होना चाहिए, देख रहे हो शेप, ये बीबी क्लॉक का शेप है। और यहाँ पे बकायदा देखो लिख रहा है 19.2 मेगाहर्ट्ज, देख रहे हो, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इसका क्रिस्टल ही 19.2 मेगाहर्ट्ज था, आप देखो ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इससे ये प्रूव हो जाता है, देखो यहाँ पे ये देखो, इससे ये प्रूव हो गया कि भाई मेरा क्रिस्टल भी ठीक है और मेरी पावर भी ठीक है, और ये पल्स सीपीयू में जा रही होगी, है ना। तो इससे सेट डेड होता है। तो आप इसको चेक करके आराम से आप इस क्रिस्टल के आउटपुट को चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो हर्ट्स में शो किया, शेप अच्छे से देख लो कि कैसे बनती है। अब जैसे सपोज करो एक और क्लॉक बनती है अपने फ़ोन में, पता कौन सी क्लॉक, स्लीप क्लॉक। देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं, यहीं पे बनी होगी, देखो यहाँ पे स्लीप क्लॉक। ये पावर आईसी से एक और क्लॉक निकलती है स्लीप क्लॉक, इस रेजिस्टेंस के थ्रू सीपीयू पे जाती है। अगर इस क्लॉक को चेक करना, आप इसको भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, ये R0704 रजिस्टर पे चेक करो। अब ये रजिस्टर आप बोलोगे कहाँ लगी है, तो बिल्कुल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रजिस्टर लगी है आपके फ़ोन में यहाँ पे, देखो
यहाँ पे, ये यहाँ पे मतलब कहाँ पे, ये वाली देखो, ये वाली रजिस्टर, ये वाली, इसको बोलते हैं स्लीप क्लॉक। भाई इससे भी बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। तो एक पिन में ग्राउंड लगा लूंगा, देखो मैंने यहाँ पे एक तार ज्वाइंट कर रखा है ग्राउंड के लिए, नहीं तो आप बोलोगे ग्राउंड लगाएगा, देखो यहाँ पे ग्राउंड लगा लिया। और यहाँ पे अब मैं स्लीप क्लॉक, तो देखो हर फोन में, किसी भी फोन में देखोगे ना, तो जो अपनी स्लीप क्लॉक होती है 32.768 किलो हर्ट्स में बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रखता हूँ, तो ऐसा नहीं कि लगाते आ जाए। तो सबसे पहले ये लाल वाली बटन को हम ग्रीन कर लेते हैं, और जैसे ही लगाऊंगा तो देखो अगर क्लॉक आ गई तो ठीक है, नहीं तो ऑटो पे दबा देना। तो देखो ये मैंने रखा, तो देखो क्लॉक तो आई नहीं, ऑटो पे दबा देते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे ही ऑटो पे दबाते हैं, तो इस क्लॉक का शेप देख लो, ऐसा शेप होता है क्लॉक का। तो ये क्लॉक का शेप ऐसा होता है स्क्वायर वेव में। और यहाँ पे आप देखो बाकायदा लिख रहा है 32.77 यानी 768 किलोवाट, मतलब मेरे फ़ोन का स्लीप क्लॉक भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि मेरा पूरा दोनों क्लॉक काम कर रहा है। इन दोनों के क्लॉक ख़राब होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फ़ोन में क्रिएट होती है। तो आई होप आप क्लॉक चेक करना आज के बाद सीख गए। तो जब भी भाई साहब कोई डेड फ़ोन आए ना, तो ये 2 क्लॉक जरूर चेक करना डीएसओ से। मुझे नहीं लगता कि अब आप कभी डीएसओ से क्लॉक नहीं चेक कर पाओगे। कुछ नहीं करना है, लगाना है और ऑटो पे दबा देना है, यहाँ पे वो अपने आप सेट कर लेगा जो सेट करना है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक। चलो उम्मीद है आप सीख गए होगे। भाई कमेंट जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भले करना मत करना, क्योंकि मुझे पता है आप सब्सक्राइब कर चुके हो। कमेंट करके बताना कि मेरा समझाया हुआ समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूर बताना, ठीक है। अब दूसरा हम पार्ट चेक करते हैं। भाई आप लोग ग्राफिक सेक्शन रिपेयर करते हो बहुत बार, है ना। और ग्राफिक सेक्शन रिपेयर करते समय आपके सामने बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ग्राफिक नहीं आता। अब ग्राफिक नहीं आता तो आप बोलते हो सीपीयू खराब है। तो भाई ग्राफिक अगर नहीं आ रहा है तो सीपीयू खराब कब होगा, इसके लिए आपको पूरी मीपी लाइन की ग्राफिक्स के सिग्नल चेक करने होंगे, तब आप डिसाइड करोगे कि हमारा सीपीयू खराब है। तुक्के पे नहीं बोलना। तो कभी भी ग्राफिक में जब आप मीपी लाइन चेक करो, ग्राफिक की पूरी लाइन आपको पता ही है, तो कैसे चेक करोगे। आप सबको पता है मीपी की 10 लाइनें होती है, देखो यहाँ पे 10 कॉइल पे 10 लाइनें आती हैं, है ना। इसमें 8 होती है डेटा की और 2 होती है क्लॉक की। तो ये 10 लाइनों पे जो ग्राफिक के सिग्नल आ रहा है आप उसको चेक कर सकते हो। इस ग्राफिक के सिग्नल से आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो, पता कर सकते हो कि आपके फ़ोन के अंदर सीपीयू का फॉल्ट है कि नहीं। अगर वहाँ पे मीपी लाइन अगर सिग्नल नहीं बने, मान लो कुछ सिग्नल बने कुछ सिग्नल नहीं बने, या हो सकता है कि कोई सिग्नल बन रहा है लेकिन कट कट के बन रहा है, उसमें डिस्टरबेंस हो रही है, तो आप सीपीयू को रिवॉल्व करने जा सकते हो। तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका सीपीयू प्रॉपर मीपी के जो जीपीयू लगा है वो ख़राब है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल है। देखो यहाँ पे आते हैं पूरे मीपी के सिग्नल, कैसे चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन ऑन करना होगा। तो देखो मैं फ़ोन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ऑन कर लेता हूँ फ़ोन। मीपी के सिग्नल चेक करने के लिए आपको पूरा फ़ोन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ऑन कर लूँ एक बार। ये मैंने बैटरी लगाया और ये सेट को मैंने कर लिया ऑन, देखो ऑन हो गया, ठीक है। अब देखना मीपी कैसे से चेक करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है ना, ये एक पिन को तो ग्राउंड लगा देना है, काली वाली को, ठीक है। ये मैंने ग्राउंड पे लगा दिया। और जब यहाँ पे आप लगाते हो ना, तो आपको बस एक चेक करना है कि लगाने के बाद ऑटो पे क्लिक करना और चेक करना कितने किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है और उसका शेप कैसा है। देखो ध्यान से, मैं जैसे ही यहाँ पे लगाया तो मैं चेक करूँगा। अब ऑटो पे क्लिक करिए, तो जैसे ही मैंने ऑटो पे क्लिक किया तो ऑटो एडजस्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे दिखाएगा आपको बकायदा कि देखो इसकी जो पल्स आ रही है, ये देखो आ रही है ग्राफिक के सिग्नल, ये पूरे आ रहे हैं। और उसकी फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हो ऊपर 97 के आसपास की फ्रिक्वेंसी है, अप डाउन हो रही है। तो ये होते हैं ग्राफिक के पल्सेस, ठीक है। तो ये मीपी के पल्सेस हैं। फिर दूसरी भी चेक करते हैं, 10 पल्स चेक करना है। देखो ये भी आ रही है, देख सकते हो। आप इसको रोक के और बड़ा छोटा करके देख सकते हो। तीसरा ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चौथा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपका फ़ोन जैसे ही लॉक होगा ये सिग्नल आने बंद हो जाएंगे, इसीलिए आपका फ़ोन स्लीप मोड पे नहीं जाना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो अगर आने लगे, जैसे ही आपका फ़ोन स्लीप मोड पे जाएगा तो ये यहाँ पे पल्सेस। अब देखो ये जो आप पल्स देख रहे हो इसमें और उसमें फ़र्क है। देखो ये पल्स देखो, फिर से स्लीप मोड पे मैं चला गया लगता है। देखो मैंने दबाया, ये फिर से मैं देखता, मैं आपको कुछ फ़र्क भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, ना। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान देना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सिग्नल आ रहा है, तो देखो इन सिग्नल, ये जो सिग्नल आप देख रहे हो आ रहे हैं ना, इसमें देखो ये जो लाइन है ना, ये लंबी वाली जो लाइन है, ये वाली, इसमें बहुत नॉइजेज हैं। देखो यहाँ पे
बहुत सारे अनवांटेड फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल भी यहाँ पे नॉइजेज नहीं है। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पल्सेस नहीं है, ये सिंपल है, सिंगल है। इसका मतलब पता क्या होता है, मीपी लाइन में क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो बिल्कुल यहाँ पे नॉइज नहीं है। मतलब ये होता है कि मीपी लाइन में 8 डेटा लाइन होती है और 2 क्लॉक लाइन होती है। तो जब आप 8 डेटा लाइन को चेक करते हो ना, तो ऐसा आता है। देखो जब डेटा को चेक करोगे तो ऐसा आएगा, देखो ऐसे, मतलब पल्स आएगी, लेकिन पल्स के साथ साथ देखो ये डिस्टर्बेंस कितनी होती है, देखो ये देखो, है ना। लेकिन जैसे ही क्लॉक चेक करोगे तो यहाँ पे देखो पल्स आ रही है, लेकिन देखो डिस्टर्बेंस नहीं है। देखो यहाँ पे सिंगल लाइन है। तो जब बहुत ज़्यादा नॉइजेज होते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, तो यहाँ पे पूरी पल्सेस मोटी हो जाती है। तो ये फ़र्क होता है। तो इसी से अपन क्लॉक और डाटा में फ़र्क पता करते हैं। जो क्लॉक लाइन होगी उसमें लाइनों में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, लेकिन जब डेटा लाइन चेक करोगे तो उसमें डिस्टर्बेंस आती है। यही फ़र्क होता है क्लॉक और डेटा का। तो देखो यहाँ पे 2 4 6 8 डाटा है और ये बीच का 2 क्लॉक है, तो क्लॉक में डिस्टर्बेंस नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10 मीपी लाइन को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये जैसे मान लो आपने पल्स चेक किया, ठीक है, स्टोर करना फिर से। हाँ देखिए ये मैंने स्टोर कर लिया, देखो ये पल्स स्टोर किया। अब क्या फॉल्ट आता है आप समझना। जैसे इस पल्स को मैंने यहाँ पे खींच के इधर लाया, देखो ये पल्स आई मेरी, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। मान लो ये पल्स नहीं बनी तो पक्का है कि अपना सीपीयू में फॉल्ट है, ठीक है। तो जीपीयू में फॉल्ट हो सकता है, रिवॉल्व करने और केवल प्रोसेसर भी ख़राब होता है। तो ये जो पल्स आई है ना, एक बार इसकी विड्थ को आप ना चौड़ा करके देखना, ठीक है। चौड़ा यानी ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, देखना ध्यान से, ऐसे करके, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये पल्स ना ब्रेक होती है। ये जो आप पल्स देख रहे हो ना, ये ब्रेक होती है। ब्रेक का मतलब है कि बीच में से कटती है, ये पल्सेस है ना, टूटती है। तो इसमें कई बार क्या होता है ना कि सीपीयू के अंदर वाटर चला जाता है ना, तो वो जो बॉल्स होती है वो ड्राई हो जाती है, या या ट्रैक जो वीक हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके ग्राफिक नहीं आते, फिर हमें अंदर से जंपर मारना पड़ता है। वीक ट्रैक का भी एक फॉल्ट आता है। तो हम इन पल्सेस को, देखो हमने स्टोर किया, देखो इसका नाम है डिजिटल स्टोर। मतलब हमने इस पल्सेस को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके और उसकी लेंथ को चौड़ी करके हम ये भी देखते हैं कि बीच में से ब्रेक तो नहीं हो रही है। ये भी एक देखो बहुत बड़ा मतलब बड़ी चीज़ है। आप माइक्रो लेवल पे अगर काम करोगे तो ये सब चीज़ें आपको मेज़र करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप आप मीपी लाइन को बहुत अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब मान लो आप लोग लाइट सेक्शन रिपेयर करते हो। आप सबको पता है भैया कि लाइट का फॉल्ट आया तो ये कॉइल बदल दो, आईसी बदल दो, डायोड बदल दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा ज्ञान है लाइट सेक्शन के बारे में, तो आप पहले इनपुट चेक करते हो, फिर एनोड लाइन चेक करते हो, फिर कैथोड लाइन चेक करते हो, फिर लाइट आईसी भी बदल देते हो, फिर डायोड भी बदलते हो, फिर कॉइल भी बदल देते हो। उसके बाद भी लाइट नहीं बनती, तो फिर हमें आखिरी में पता चलता है कि भैया लाइट आईसी में एक पीडब्ल्यूएम पल्स बनती है। अगर ये पीडब्ल्यूएम पल्स ना बने इस आईसी को ना, तो ये आईसी एक्टिव नहीं होती है, और वो पल्स बनती है इस पिन पे, पिन नंबर 5 पे। हर आईसी में बनती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी आईसी में बनती है, हर आईसी में एक पीडब्ल्यूएम पल्स बनती है। और अगर वो पल्स ना बने ना भाई साहब, तो आप कॉइल बदल दो, आईसी बदल दो, डायोड, पूरा लाइट सेक्शन भी बदल दोगे तब भी ठीक नहीं होगा। तो पीडब्ल्यूएम पल्स किसी भी फ़ोन में कैसे चेक करते हैं, आप पहले फ़ोन को प्रॉपर ऑन कर लो, चाहे भले लाइट ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जस्ट फ़ोन को ऑन कर लो। ऑन करने के बाद आपकी जो पीडब्ल्यूएम की पिन होगी, जैसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की ये पिन है, पिन नंबर 5, ठीक है। हर फ़ोन में होगी, एलसीडी कनेक्टर से कंट्रोल होती है, कभी कभी सीपीयू और पावर से भी कंट्रोल होती है। अब इसको आप देखो, मैंने लॉक खोल लिया, लॉक नहीं लगा होना चाहिए फ़ोन। जैसे मान लो कोई लाइट का फ़ोन है, लाइट का फॉल्ट है और उसमें लाइट नहीं आ रही, ग्राफिक भी नहीं आ रहे, लाइट भी नहीं आ रही, या ग्राफिक आ रहे हैं, लाइट नहीं आ रही। तो एक बार आपको मल्टीमीटर ये डीएसओ को ऑन करना है, एक पिन ग्राउंड लगा के, और इस पिन पे ना, इस पिन पे एक बार पीडब्ल्यूएम पल्स को चेक करना है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही चेक किया तो एक बार ऑटो पे क्लिक करो, और ये जो पीडब्ल्यूएम पल्स है ना भाई, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। देखो ये पीडब्ल्यूएम पल्स स्टॉप करो, ये पीडब्ल्यूएम पल्स देखो ध्यान से। ये जो पीडब्ल्यूएम पल्स आप देख रहे हो ना, ये वाली, इसका जो देखो ये एक विड्थ है और एक ये विड्थ है, ठीक है। ये विड्थ है, फिर ये पतली विड्थ है, फिर ये चौड़ी विड्थ है, फिर पतली विड्थ है, फिर चौड़ी विड्थ है। तो ये जो चौड़ी वाली विड्थ है ना, ये वाली
ये आईसी को बताती है कि आईसी को स्विचिंग की स्पीड कैसे रखनी है। जैसे मान लो आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो लाइट बढ़ती है, मतलब वोल्टेज बढ़ती है, और ब्राइटनेस कम करते हो तो लाइट कम होती है। तो आईसी को इसी पीडब्ल्यूएम सिग्नल से पता चलता है कि उसको स्विचिंग किस हिसाब से करानी है। देखो कितना पॉइंट की बात है। तो ये पीडब्ल्यूएम पल्स अगर नहीं बना ना तो पूरा मोबाइल भी बदल दोगे तब भी लाइट नहीं जलेगी। ठीक है, मतलब ये पल्स ना बनने के बहुत सारे रीजन है। तो जब भी लाइट सेक्शन का फॉल्ट आए तो भाई साहब डीएसओ बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आप पीडब्ल्यूएम चेक करके कंफर्म कर सकते हो कि लाइट सेक्शन में फॉल्ट है या पीछे से फॉल्ट है। ठीक है, तो आप इस डीएसओ से देखो पीडब्ल्यूएम पल्स, मतलब इसमें पीडब्ल्यूएम बन रहा है तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले नहीं बदलना है, सीपीयू से फॉल्ट नहीं है या वटेवर जो भी प्रॉब्लम आती है वो नहीं है। मतलब लाइट सेक्शन में फॉल्ट हो सकता है अगर लाइट नहीं जलती है तो आई होप पीडब्ल्यूएम पल्स चेक कर सकते हो। देखो आप कितना सिंपल है, आपको बस मल्टीमीटर पिन लगाना है और यहाँ पे ऑटो पे क्लिक कर देना है, आपकी पल्स आपके सामने यहाँ दिखा रहा है 9.71 किलोहर्ट्ज़ की पल्स बन रही है। इसमें कौन सा, इसमें कोई ऐसा पहाड़ तो है नहीं, है ना। बाकी देखो जब ट्रेसिंग आएगी ना, आपको अच्छे से सर्किट का नॉलेज होगा तो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ पीडब्ल्यूएम, I2C प्रोटोकॉल, RFA तो आप इसको अच्छे से जज कर पाओगे। इसके लिए आपको सर्किट का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और सर्किट का नॉलेज लेना है तो फिर सेलफोन सोल्यूशन को कैसे भूल सकते हो। बिल्कुल हमारे आइए और सर्किट का एक डीप लेवल का नॉलेज लीजिए, और जब सर्किट का अच्छा नॉलेज लेंगे तो डीएसओ आपके लिए जस्ट लाइक ए मल्टीमीटर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने पीडब्ल्यूएम चेक कर लिया, यहाँ पे अपने मीपी चेक कर लिया। अब अपने मोबाइल फ़ोन में ना कभी कभी I2C प्रोटोकॉल भी चेक करना होता है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये आपकी ये चार्जिंग आईसी है। ठीक है, ये चार्जिंग आईसी है, और ये जो आईसी आप देख रहे हो ना ये वाली, ये है फ्यूल गेज। तो इन दोनों आईसी को ये दो पुल अप रजिस्टर के थ्रू सीपीयू कंट्रोल करता है I2C प्रोटोकॉल से। ठीक है, तो जैसे कभी कभी चार्जिंग नहीं हो रही, ठीक है, आपको प्रोटोकॉल चेक करना है तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है पता है, फ़ोन को ऑन करना है और चार्जर लगा के चेक करना है। आप जैसे ही चार्जर लगाओगे तो यहाँ पे कुछ क्लॉक्स बनेंगी। देखिए लेकिन इसको कैसे चेक करना है, चार्जर लगा के ही चेक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया और चार्जर को कनेक्ट करना है, देखो जैसे ही मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ देखो कुछ पल्सेस बन रही हैं, आप देख रहे हो। ऑटो पे क्लिक कर सकते हो, ऑटो पे क्लिक कर लेते हैं तो एक बार अच्छे से मेज़र करेगा। तो ये पल्सेस बनती है जिससे हम I2C प्रोटोकॉल को सेंस कर सकते हैं। देखो मैंने ये देखो पल्सेस बनती है, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट में बनती है, और मैं क्लॉक और डाटा दोनों को चेक करके दिखाता हूँ। देखो ये देखो पल्सेस बनती है ना, तो इससे ये पता चलता है कि I2C प्रोटोकॉल प्रोसेस हो रहा है ना। एक आप ऐसे भी चेक कर सकते हो I2C प्रोटोकॉल। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो हमारे फ़ोन में मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जैसे सपोज़ करो, यहाँ देखना है, ये जैसे मैंने एक डायग्राम खोल रखा है 5A का, और यहाँ पे जैसे ये हार्डवेयर सोल्यूशन है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज़, बेसिक बता रहा हूँ जैसे आपको समझ में। जैसे ये माइक की लाइन है, जैसे कहीं कहीं आप देखो माइक काम नहीं करता है। जैसे देखो कभी कभी अपने फ़ोन में माइक काम नहीं करता है ना, तो जैसे नीचे मेन माइक लगा है और माइक की लाइन ये वाली है, ये मेन माइक की पॉजिटिव लाइन है जहाँ से ऑडियो आपकी मुंह की जो साउंड होती है ना वो ऑडियो आईसी में जाती है। तो आप पता क्या करो, आप क्या करो, आपको अगर चेक करना है ना कि आपका माइक काम कर रहा है कि नहीं, माइक ख़राब है कि नहीं, आपको अगर चेक करना है तो आप क्या करो ना कि डीएसओ का जो पिन है यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे, और बोलो माइक में ऐसे करके बोलो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका माइक काम कर रहा होगा तो फ्रिक्वेंसी अप डाउन होती है, इससे आपको पता चल जाता है कि माइक्रोफोन आपका प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। खैर वो तो रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन जस्ट आप इसको सेंस कर सकते हो कि आपकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी कैसे सेंस होती है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कैसे चेक करेंगे, देखो जैसे जैसे सपोज करो ये रजिस्टेंस ये वाली है, देखो यहाँ पे ये वाली ये यहाँ पे ऑडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ से इन होती है। ये जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ है, मैं आपको बस चेक करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम इस डीएसओ का यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो माइक अगर ख़राब हुआ तो वैसे भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और डीएसओ चेक करने का मतलब नहीं है, लेकिन आप फिर भी चेक कर सकते हो कि माइक हमारा इनिशलाइज हो रहा है कि नहीं, है ना। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है, आप इसके अंदर ना रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। जैसे कहीं पर रिकॉर्डिंग होगा इसका ऑप्शन, देखो ये रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, ठीक है। तो जैसे अपन ऑन करते हैं रिकॉर्डिंग, तो जैसे हेलो हेलो बोल रहा हूँ, देखो ये बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही, चल रही है। तो एक तो आपको पता चल गया यहाँ से, और दूसरा डीएसओ से भी देखो हम सेंस करते हैं। देखो कैसे सेंस करते हैं, अब मैंने ये लगाया, देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पे डीएसओ की पिन लगाता हूँ, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे लगाया, देखो यहाँ पे, और जब मैं बोलूँगा देखिएगा, हाँ हेलो हेलो हेलो, देखिए जब मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ, हेलो हेलो हेलो, तो देखिए वेव चेंज हो रही है, कितने किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ रही है,
आप सामने देख सकते हो, देख पा रहे हो आप लोग, हेलो 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 हेलो। तो ये यहाँ से अपन एक बार सेंस करते हैं कि किस तरीके से हमारी वेव्स की फ्रिक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ में है और किस तरीके से माइक इनिशियलाइज हो रहा है, आप ये भी देख सकते हो। अब इसके अलावा आप जैसे मान लो आपके फ़ोन में जैसे कभी कभी क्या होता है कि स्विचिंग भी होती है। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे देखो लाइट आईसी है, देखो यहाँ पे ये लाइट आईसी है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि जब लाइट यहाँ पे चेक करते हो तो 18 वोल्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, और जब यहाँ पे चेक करते हो तो 3.7 आता है। तो कई लोग सोचते हैं कि ये डायोड 3.7 को 18 में कन्वर्ट कर रहा है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक बूस्ट फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, ये डायोड उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, बस और कुछ नहीं। कभी भी डायोड 18 नहीं बनाता है, ये 18 जो बनती है वो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जो जनरेट हो रही है इस कॉइल के थ्रू, स्विचिंग के थ्रू, इससे 18 यहाँ बनता है। तो यहाँ पे एक बूस्ट फ्रिक्वेंसी पैदा होती है स्विचिंग होने के बाद। अगर आप चेक करना चाहते हो कि यहाँ स्विचिंग हो रही है कि नहीं, तो सिंपल है, आप मल्टीमीटर को एक पिन ग्राउंड लगा लो, ये जो डीएसओ की, देखो जैसे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे ना, देखो यहाँ पे एक बूस्ट फ्रिक्वेंसी पैदा होगी, देखो यहाँ बहुत तेज, देखो यहाँ पे। और आपको बस लाइट को ऑन रखना है तभी, देखो यहाँ पे इस स्टॉप करो, देखो इसको बोलते हैं एक बूस्ट फ्रिक्वेंसी पैदा होती है, देखो यहाँ पे देख रहे हो। तो ये जो बूस्ट फ्रिक्वेंसी होती है इसी को डायोड डीसी में कन्वर्ट करता है, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसको छोटा बड़ा करके आप देख सकते हैं, देखो ये बूस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। जब मॉसफेट स्विचिंग कराता है ना और कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो एक ये बूस्ट फ्रिक्वेंसी पैदा होती है। और ये बूस्ट फ्रिक्वेंसी ना इस सिरे पे पैदा होती है, डायोड इसी को कन्वर्ट करके यहाँ पे 18 से 40 बनाता है। तो डायोड नहीं बनाता है, डायोड बस काम है रेक्टिफिकेशन करना, मतलब जो वो डीसी में उसको कन्वर्ट करता है। यहाँ जो हाई वेव बन रही है वो स्विचिंग, इसके अंदर जो मॉसफेट है वो स्विचिंग करा रहा है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, इसीलिए यहाँ बन रही है। तो कहीं भी स्विचिंग होती है तो आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे एक और बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे बीपीएस जनरेट होता है। तो आप सबको पता है कि जब हम चार्जर लगाते हैं तभी यहाँ पे स्विचिंग होती है, आप सबको पता है ना। तो अगर देखो अभी मैंने चार्जर नहीं लगाया, ये देखो नहीं लगाया ना, तो जब मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो देखो यहाँ पे बिल्कुल स्विचिंग नहीं होगी। देखो यहाँ पे ये कॉइल का ही पार्ट है, यहाँ पे देखो नहीं हो रही स्विचिंग, देखो हो रही है। यहाँ पे देखो डब्बे दिखा रहे हैं, देखो 1 वोल्ट का डब्बा है, यहाँ पे 1 लिखा था 1 वोल्ट, तो ये डब्बा कितना है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 पॉइंट समथिंग वोल्ट बन रही है, इसीलिए 2 डब्बे से ऊपर है ना। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ, पता है क्या, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ चार्जर, तो देखो यहाँ स्विचिंग होने लगेगी और उसी से आपकी चार्जिंग होती है। देखो यहाँ पे ये लगाए, देखो स्विचिंग होने लगी ना। तो जब भी आप कभी भी उसको देखो कितने स्पीड क्या है स्विचिंग की, वो भी यहाँ पे दे रहा है किलोहर्ट्ज़ में। तो जब भी आप कभी भी स्विचिंग कहीं चेक करनी हो रही कि नहीं, जैसे लाइट आईसी में, ग्राफिक आईसी में, आपकी चार्जिंग आईसी में स्विचिंग अगर आपको कहीं चेक करनी हो तो आप इस तरीके से डीएसओ से स्विचिंग को आप मेज़र कर सकते हो और कितने किलोहर्ट्ज़ की स्विचिंग हो रही है, क्या हो रही है, इस सब चीज़ों को चेक कर सकते हो। एक और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ करो आपने पढ़ा होगा SPMI प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे मैं आप SPMI प्रोटोकॉल के बारे में बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक नोट 7 पड़ा है, ठीक है। अब इस नोट 7 में ये जो 2 पॉइंट है ना, ये SPMI प्रोटोकॉल के पॉइंट है, ये वाले, ये दो, ठीक है। इसमें लगी है PM660 और एक लगी है PM660L, ठीक है। 2 आईसी है, पावर आईसी है। तो अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों आईसी SPMI प्रोटोकॉल से कंट्रोल होती है, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है CPU से ये कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, तो हमारी पावर आईसी होती है डिसेबल, है ना। तो कभी कभी जब से डेड होता है तो हम SPMI प्रोटोकॉल को भी एक बार सेंस करते हैं कि हमारा पावर आईसी इनिशियलाइज हो रही है कि नहीं प्रोटोकॉल के थ्रू। तो सिंपल है, आप यहाँ पे एक पिन लगाते हैं, हम यहाँ पे SPMI डाटा, SPMI कॉल की ये लाइन है। तो जब मैं यहाँ पे ऐसे करके रखता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ पल्सेस जनरेट होती है, आप देखो ये SPMI की क्लॉक्स है। और ये यहाँ पे आप चेक करोगे एक डाटा लाइन होती है और क्लॉक लाइन होती है, देखो यहाँ पे पल्सेस शो कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि SPMI प्रोटोकॉल इनिशियलाइज हो रहा है ना। आप ऑटो पे क्लिक करके भी इसको एग्जैक्ट आप मेज़र कर सकते हो। जैसे ऑटो पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मेजर कर सकते हो, देख रहे हो, ये SPMI प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप SPMI प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल, RFFE प्रोटोकॉल, I2C प्रोटोकॉल, I2S प्रोटोकॉल, ये सब चीज़ मेज़र कर सकते हो। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी कि DSO, हाउ टू यूज़ DSO।
लेकिन आपने एक चीज़ गौर किया होगा, डीएसओ को चलाने के लिए आपको थोड़ा सर्किट का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्किट का अच्छा नॉलेज है पूरे प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो डेफिनेटली आप डीएसओ का बहुत बेहतरीन यूज़ कर सकते हो। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मोबाइल फ़ोन में अगर कोई मीपी लाइन चेक करनी हो ग्राफिक्स के लिए, और आपको पता करना हो कि सीपीयू फॉल्टी है कि नहीं, आपको पीडब्ल्यूएम पल्स चेक करनी हो, आपको I2C प्रोटोकॉल चेक करना हो, आपको टच का I2C चेक करना हो, तो डीएसओ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ जगहों पे। तो मेरा अगर ओपिनियन समझो तो हर स्टूडेंट को एक डीएसओ यूज़ रखना चाहिए अपनी दुकान पे, क्योंकि जितने भी टेक्नीशियन हैं इनका काम सिर्फ मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग नहीं होता, उस पर रिसर्च करना भी होता है। तो अगर किसी भी चीज़ को रिसर्च करना हो तो उस पर अपने पास पूरे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट ठीक ठाक है और आप मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको डीएसओ रखना चाहिए मेरे हिसाब से। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, तो वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और जैसे अब जैसे मैं नेटवर्क सेक्शन का अगर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं आपको RFFE प्रोटोकॉल भी चेक करके दिखाऊंगा, और इन प्रोटोकॉल्स के ना बनने से क्या क्या फॉल्ट आते हैं उसको भी मैं मेज़र करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मैंने अपने तरीके से साधारण भाषा में इस पूरे सिस्टम को समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।